इसमें टी साइलेंट है, डोंट प्रोनाउंस इट एज बायोट-सेवर्ट लॉ, वी शुड हैव द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द साइंटिस्ट ऑल्सो. सो इट इज बायो-सेवर्ट लॉ, और एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन तो इसका बीओ है, बट बायो भी चलेगा. So you can call it Bio-Savart or Bio-Savart, either way. Suppose we have got a conductor in which I current is flowing, और हमारे को इस कंडक्टर से R डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहां पर हमारे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, and it is an angle theta. This is our audio is breaking, Akhilesh. So this is the case. This is a conductor, current carrying conductor wire of in which I current is flowing. हमारे को P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. मैंने इसका एक छोटी सी लेंथ ली, पूरी लेंथ तो कंडक्टर की L है, मैंने लेंथ दी dl. अब इस dl को मुझे वेक्टर बनाना है, तो मैंने क्या करा, करंट की डायरेक्शन में टेंजेंट खींच दी, तो ये वेक्टर dl हो गया. अंडरस्टैंड दिस. क्योंकि डीएल में हमारा क्या था, मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी था ही, हमारे को केवल डायरेक्शन चाहिए थी. तो डायरेक्शन के लिए हमने क्या करा, करंट की डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करी, और टेंजेंट ड्रॉ करने पर हमारे को ये डीएल वेक्टर हो गया. ये जो आई डीएल है, अब मैं इसको टर्मिनोलॉजी दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट. अंडरस्टैंड दिस. This IDL is current element, जिसमें हमारा DL जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है. सपोज इस पॉइंट P पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB है, then law states that this magnetic field dB is directly proportional to current element IDL. या मैं इसको अगर अलग अलग करूं तो भी चल सकता है. It is directly proportional to I, directly proportional to length dl. It is directly proportional to the sine of angle theta, and it is inversely proportional to the square of distance. This is what Biot-Savart experimentally verified, that this small magnetic field at point P is directly proportional to I, directly proportional to dl, directly proportional to sine theta, and inversely proportional to the square of distance r. तो अगर मैं सबको क्लब कर दूं, so it will be I dl sin theta upon r square. Now for removing the proportionality, I have to put one constant k. Experimentally we find the value of k as mu naught upon 4 pi. Understand this. What is mu naught? It is absolute magnetic permeability. Yesterday we discussed it. So the value of K is found to be mu naught upon 4 pi. Absolute magnetic permeability. और इसकी वैल्यू कितनी है? 10 to the power minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पीयर.
ये वैल्यू आपको पेपर में कॉन्स्टेंट्स में मिलेगी। जो हम लोग कॉन्स्टेंट्स आपको सप्लाई करते हैं पेपर में, उसमें आपको μ0/4π की वैल्यू मिलेगी। तो इससे हमारा लॉ किस में कन्वर्ट हो गया। नाउ फाइनल व्हाट डू वी गेट, dB इज इक्वल टू μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ गॉस-सिवट लॉ। I इज द करंट, dl इज द एलिमेंट, जिस एलिमेंट की हम स्मॉल एलिमेंट की हम मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर रहे हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन द r एंड द dl, एंड r is the distance from the point where we have taken the L to the point where we have to calculate the magnetic field। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ये क्वेश्चन स्टेट पे बच्चों आता है, ये कांस्टेंट है k की वैल्यू, और μ0 हमारा क्या था, कल की अगर क्लास में आप थे, इट वाज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। जैसे हम लोगों ने एप्सिलॉन पढ़ी थी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ऐसी म्यू है हमारी मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और म्यू के संग अगर आपने नॉट लगा दिया तो दिस इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। जैसे हमने पढ़ी थी एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो कल की क्लास में अगर आप थे तो ये तीनों टर्म हमने दोनों टर्म पढ़े थे। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का हमारा मतलब क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने में से अलाउ करेगा, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। सो वट एवर एनी सब्सटेंस विल अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम इट, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक। नाउ अब मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म के लिए मैं क्या करता हूं, क्योंकि अदरवाइज मेरे को dB की डायरेक्शन पता नहीं चलेगी। दैट इज व्हाट अखिलेश इज आस्किंग। तो फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ dB आई वांट टू राइट इट इन वेक्टर फॉर्म। हाउ आई विल राइट, मैं इसको r से मल्टीप्लाई करता हूं और r से डिवाइड कर देता हूं। नाउ ये हमारा क्या हो गया, μ0/4π IDL r, अभी वेक्टर नहीं लगाते, चलो IDL r sin थीटा अपॉन r। क्योंकि साइन थीटा का मतलब आप समझ रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। साइन थीटा मीन्स देयर विल बी ए क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को समझने के लिए या क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे को ऊपर भी एक वेक्टर चाहिए। तो मैं ऊपर पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसलिए मैंने r करा। अब ये हमारा वेक्टर फॉर्म में क्या हो गया, dB इज इक्वल टू μ0/4π, हाँ तभी तो, वरना इक्वेशन चेंज नहीं कर सकते ना। और ये r³ हो गया ना, पहले स्क्वायर था, अब क्यूब हो गया। सो वेक्टर फॉर्म में μ0/4π IDL क्रॉस r अपॉन r³, यानी देयर इज ए क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन dl एंड r। अंडरस्टैंड दिस। तो अब आपको इसकी डायरेक्शन अगर फाइंड करनी है तो आपको राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एग्जाम में ये लॉ फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, और इस लॉ को हम लोग 1.5 मार्क्स में जब पूछते हैं तो उसमें ये भी लिख देते हैं, राइट इट्स क्योंकि मेरे को dB की डायरेक्शन फाइंड करनी है क्रॉस प्रोडक्ट से। तो आपने dl पे ऐसे हाथ रखा, dl क्रॉस r, ये हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गई, दिस वन। अगर r क्रॉस dl हुआ, दिस वन, देन दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। फिलहाल हमारे लॉ में dl क्रॉस r है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनसाइड।
अगर सपोज करिए कहीं किसी की सिचुएशन में R क्रॉस DL है तो आपका कैसे हो जाएगा, R क्रॉस DL, तो R क्रॉस DL में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटसाइड। आपको रिकॉल होगा क्रॉस प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव नहीं होता, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। और ये माइनस क्यों आता है, ये जो डायरेक्शन चेंज हो जाती है रिजल्टेंट, दैट इज व्हाई दिस माइनस कम्स। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज बायो-सेवर्ट लॉ। दिस इज इन सिंपल नोटेशन, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वे वी विल फाइंड द डायरेक्शन। और अगर आपको कभी म्यू नॉट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हाउ यू कैन फाइंड, इसी से म्यू नॉट विल बी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ये 4 पाई आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस वे यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। यहां तक किसी बच्चे को कोई चीज है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। यानी जो हमारा वायर था और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, यही तो थीटा 0 हुआ, क्योंकि ये आपका DL था। तो अगर आपका पॉइंट यहां पर है थीटा 0 या एंटी पैरेलल है, दोनों ही केस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। और अगर आपका थीटा 90 है तो dB की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। व्हाट इट विल बी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर। So these are the maximum and minimum values of magnetic field, and इसके बीच में वैल्यू इसकी वेरी करती रहेगी। बायो-सेवर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ में काफी सिमिलरिटी है, उस सिमिलरिटी को स्टडी करते हैं, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। कुछ सिमिलरिटी भी है, कुछ डिससिमिलरिटी भी है, तो ये कई बार केस स्टडी में क्वेश्चन बन जाता है। एंड दिस इज कूलम्ब्स लॉ। एंड क्या मीन है, वी आर जस्ट राइटिंग द मैग्नीट्यूड। नाउ सबसे पहले सिमिलरिटी का पॉइंट समझते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट सिमिलरिटी, दोनों ही चीजें, ये हमारे को इलेक्ट्रिकल फोर्स, और जब आप पे इलेक्ट्रिकल फोर्स आ गई तो आप इलेक्ट्रिकल फील्ड भी पता लगा सकते हैं। तो ये हमारे को इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डिस्टेंस पे बताती हैं, और दोनों में हमारा डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर है। दिस इज फॉर सिमिलरिटी। आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स में या इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी इनवर्स स्क्वायर है, आपके मैग्नेटिक फील्ड में भी इनवर्स स्क्वायर है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर में डिपेंडेंट है। दिस इज फर्स्ट सिमिलरिटी। सेकेंड सिमिलरिटी, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, आइडियल, ये सोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड का सोर्स क्या है, चार्ज, ये भी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों ही चीजें अपने सोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। These are the two similarities between Coulomb's law and Biot-Savart law. Now, dissimilarity क्या है? पहले dissimilarity, electrical field is produced by a scalar source charge, जबकि this magnetic field is produced by this vector source current element, ideal. आइडियल इज ए वेक्टर सोर्स। तो सोर्स में यहां पर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट भी है,
यहाँ पर सोर्स में डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, बिकॉज यू नो द चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. दिस इज फर्स्ट डिसिमिलरिटी. सेकंड डिसिमिलरिटी क्या है? इलेक्ट्रिकल फोर्स थीटा पे डिपेंड नहीं करता, इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द एंगल. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थीटा पे भी डिपेंड करता है. व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, उस पर भी डिपेंड करता है. ये हमारी सेकंड डिसिमिलरिटी है. थर्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड चार्ज की डायरेक्शन में वर्क करेगा, नॉट चार्ज बल्कि जो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है r12. ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये आप रिकॉल करो जब हमने कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में स्टडी करा था तो डायरेक्शन क्या थी? दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r. लेकिन दिस मैग्नेटिक फील्ड वर्क्स इन द परपेंडिकुलर प्लेन टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. परपेंडिकुलर प्लेन क्यों हो गया? क्योंकि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं. आपको पता है कि जो हम लोग r इज इक्वल टू a क्रॉस b करते हैं तो r परपेंडिकुलर टू a होता है, r परपेंडिकुलर टू b होता है. दिस यू मस्ट बी रिकॉलिंग फ्रॉम क्लास 11. तो यहाँ पर हमारा एक क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन में है, जबकि यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ही प्लेन में है. इट इज आइदर r12 के डायरेक्शन में या r21 के डायरेक्शन में, वो डिपेंड कर सकता है. ये तीन तो इसमें डिसिमिलरिटीज हैं, दो आपकी सिमिलरिटीज हैं. यहाँ तक कोई चीज़ किसी बच्चे को पूछनी हो तो यू कैन आस्क. का हम लोग यूज़ कब करेंगे? चैप्टर नंबर 8 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. देयर विल बी यूजिंग. तो मैंने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई करा. अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? 4 पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 पाई से डिवाइड कर रहा हूँ. सेम चीज से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, दिस यू नो. तो ये क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? वन अपॉन 9 इंटू 10 to the power 9 और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की मैंने अभी आपको वैल्यू क्या बताई? 10 to the power -7. अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है? 9 इंटू 10 to the power, what you will get? 16. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू 10 to the power 8 होल स्क्वायर. और ये क्या हो गया मेरा? स्पीड ऑफ लाइट का होल स्क्वायर. सो प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड परमिटिविटी एंड स्पीड ऑफ लाइट, दे आर रिलेटेड विद ईच अदर बाय दिस फॉर्मूला. ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए. दैट एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और स्पीड ऑफ लाइट में दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन.